तो दोस्तों ब्रूस्टर नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें जोसन स्टैडमैन की देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल एक तरह से ब्रूस्टर रखा गया है और ये हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो इसी से रिलेटेड मैं अपडेट आपको बताऊंगा। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानना चालू करते हैं। माइकल स्वेटन, जूली मेनविले, एनी कैरोलिन बिनेट, सामंथा डी बेनेडेट और जेम्स गेराल्ड हिक्स ने अभिनय किया है। एक मैरियन हैरिस द्वारा ए गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड को फिल्म में दिखाया गया है। सारांश: दो क्रूर भाइयों ने सुदूर इलाके में खुदाई की है और सर्दियों की भीषण ठंड से लेकर गर्मियों के भीषण दिनों तक उत्तरी डकोटा में जो भी उनके रास्ते में आता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। रालना: साइमन फिलिप्स ओवेन वॉटसन के रूप में, माइकल स्वेटन, ओसवाल्ड वॉटसन, जूली मेनविले, जेना सिम्पसन, एनी कैरोलीन बिनेट टेलर स्माइथ के रूप में, जेम्स गेराल्ड हिक्स, माइक क्रेनशॉ, निक एलन विलार्ड के रूप में, ब्लेक कैनिंग, स्टीवन क्रेन, सेलेस्टे के रूप में सामंथा डी बेनेडेट, जोनाथन लार्गी, ऑक्सफोर्ड, फ्रेडरिक स्टॉर्म, क्रिस्टोफर पॉवेल। मुक्त करना: यह फिल्म 22 फरवरी 2021 को डिजिटल पर और 8 मार्च को डीवीडी पर रिलीज हुई। 2. स्वागत: स्टारबर्स्ट के मार्टिन अंसवर्थ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि हालांकि यह मौलिकता के लिए कोई पुरस्कार नहीं जीतेगी, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक मजेदार घड़ी है जिनके पास पेट है और जो एक और नरभक्षी भाई के साथ पहाड़ी फिल्म देखने के मूड में है। 3. नर्डली के क्रिस कमिंग्स ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि यह कुछ भी नया नहीं है, लेकिन यह आनंददायक है। 4. द गार्जियन के फोंगले ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म काफी हद तक मृत मांस है, घिसे पिटे ट्रॉप्स का एक मिश्रण है जिसे असफल रूप से जीवन में बदल दिया गया है। 5. फिल्म समीक्षक एंटोन बिटेल ने लिखा कि हालांकि फिल्म न तो मौलिक है और न ही विशेष रूप से देखने लायक है, यह जानबूझकर खूनी दक्षता के साथ अपने उधार के ट्रॉप्स को निभाती है। 6. फिल्म आलोचक किम न्यूमैन ने लिखा कि जबकि फिल्म संकीपन के कुछ अंश एक कसाई दूसरे को हेमलेट के एकालाप के माध्यम से प्रशिक्षित करता है और कुछ अच्छे वाइडस्क्रीन परिदृश्यों को फ्रेम करती है, यह कथानक के कितने मतलबी मोड़ ले सकती है इस पर निर्भर करती है। 7. अगली करियो: 2024 में बुचर्स बुक 2, राघोर्न और बुचर्स बुक 3, बोनसॉ रिलीज हुई। हालांकि एड्रियन लैंगली द्वारा निर्देशित तीनों कहानियां एक दूसरे से असंबंधित है। संदर्भ: उन्होंने और उनकी दूसरी पत्नी नोर्मा ने 1963 में ऐतिहासिक मार्च ऑन वॉशिंगटन से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर और स्टूडेंट डाइवर्सिटी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस (SDLC) के लिए एक फंडरेजर की मेजबानी की थी। 59 उन्होंने मार्च में भाग लिया, जहां वे वक्ताओं में से एक थे। 63 64 वे इस कार्यक्रम के लिए फ्रांस से आए थे, जहां वे द ट्रेन की शूटिंग कर रहे थे और उड़ान के कथित डर के बावजूद अगले दिन फिर से वापस आ गए। 59 65 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन मार्च में लैंकेस्टर ने वह भाषण पढ़ा जो जेम्स बाल्डविन को देना था, क्योंकि जैसा कि मैल्कम एक्स ने 1963 के अंत में डेट्रायट में किंग सोलोमन बैप्टिस्ट चर्च में दिए गए भाषण में कहा था, उन्होंने बाल्डविन को वहां नहीं आने दिया क्योंकि वे जानते थे कि बाल्डविन कुछ भी कह सकता है। 66 ACLU 1968 में लैंकेस्टर को रोजर बाल्डविन फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया था, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की एक नवगठित निधि संग्रह शाखा थी। उनके सहाध्यक्ष फ्रैंक सिनात्रा और इरविंग ए लिचेंस्टीन थे। अक्टूबर 1968 में उन्होंने एक्लू के लिए धन जुटाने के लिए अपने घर पर एक पार्टी की मेजबानी की, जिसका उपयोग 1968 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में गिरफ्तार किए गए 400 से अधिक लोगों के बचाव के लिए किया जाना था। 59 वर्षों के दौरान वह संगठन के लिए एक उत्साही समर्थक और धन उगाहने वाले बने रहे। 5 लोगों वाली एक्लू फाउंडेशन कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए
उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया सहबद्ध के कार्यकारी निदेशक के रूप में रमोना रिप्स्टन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण वोट दिया, एक ऐसा पद जो लॉस एंजिल्स की राजनीति में एक शक्तिशाली वकालत बल के रूप में स्थापित होगा। रिप्स्टन ने बाद में याद किया, एक भावना थी कि एक महिला एक्लू फाउंडेशन को नहीं चला सकती, नहीं पुस्तकों तक उसकी पहुंच हो सकती है। वोट अंततः 2 हाँ और 2 नहीं पर आ गया। निर्णायक वोट किसके पास था? बर्ट। उसने 1 या 2 स्कॉच पी और अंत में उसने कहा, मुझे लगता है कि उसे कार्यकारी निदेशक होना चाहिए। मैं हमेशा उसके लिए उससे प्यार करता था। 59। जब राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार माइकल डुकाकिस को ACLU का काडले जाने वाला सदस्य कहकर उनका मजाक उड़ाया, तो लैंकेस्टर संगठन के पहले टेलीविजन विज्ञापन अभियान में शामिल समर्थकों में से एक थे, जिन्होंने कहा, मैं ACLU का काडले जाने वाला सदस्य हूं और कोई भी उनके द्वारा किए गए हर एक काम से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी मार्गदर्शक सिद्धांत से असहमत नहीं हो सकता। सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय। 67। उन्होंने 1988 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में माइकल डुकाकिस के लिए भी प्रचार किया। 68। व्यक्तिगत जीवन। 1967 में द बिग वैली में लैंकेस्टर के बेटे बिल की भूमिका निभाई। बाद में वे पटकथा लेखक बन गए। विवाह और रिश्ते। लैंकेस्टर ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा गुप्त रखा और अपनी स्टारडम के बावजूद इसे निजी रखने की कोशिश की। उन्होंने 3 बार शादी की और उनके 5 बच्चे थे। उनकी पहली शादी जून अर्नस्ट से हुई थी, जो एक ट्रेपेज एक्रोबैट थीं। अर्नस्ट एक प्रसिद्ध महिला एयरिलिस्ट की बेटी थीं और खुद भी एक निपुण एक्रोबैट थीं। शादी के बाद उन्होंने 1930 के दशक के अंत में उनके अलग होने तक उनके परिवार और उनके साथ प्रदर्शन किया। उनका तलाक कब हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। समकालीन रिपोर्टों में 1940 सूचीबद्ध है, लेकिन बाद के जीवनीकारों ने 1946 के बाद की तारीखों का सुझाव दिया है, जिससे उनकी दूसरी पत्नी से शादी में देरी हुई। 69। उनकी दूसरी पत्नी नोर्मा एंडरसन 1917 से 1988 से मुलाकात तब हुई जब स्टेनोग्राफर ने इटली में सैनिकों के लिए USO प्रोडक्शन में एक बीमार अभिनेत्री की जगह काम किया। कथित तौर पर हवाई अड्डे से शहर जाते समय भीड़ में लैंकेस्टर को देखकर वह एक अधिकारी की ओर मुड़ी और पूछा, वह अच्छा दिखने वाला अधिकारी कौन है और क्या वह शादीशुदा है? अधिकारी ने उस शाम के लिए दोनों के बीच एक ब्लाइंड डेट तय की। 69। उन्होंने 1946 में शादी की। नोर्मा राजनीतिक कारणों से सक्रिय थीं और उनके बेल एयर घर में एक पूरा कमरा उनकी प्रमुख रुचि, लीग ऑफ वुमन वोटर्स के लिए समर्पित था, जो प्रिंटिंग प्रेस और बड़े पैमाने पर मेलिंग के लिए सभी आवश्यक आपूर्ति से भरा हुआ था। 69। वह नाक की आजीवन सदस्य थीं। इस जोड़े ने 1963 के मार्च ऑन वाशिंगटन से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन के लिए एक धन उगाहने वाला कार्यक्रम आयोजित किया। 70। उनके सभी 5 बच्चे एंडरसन के साथ थे। बिल, जो एक अभिनेता और पटकथा लेखक बन गए, जेम्स, सुसान, जोआना, जिन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया, और सिग्ले, उच्चारणशीला। यह एक परेशान करने वाली शादी थी। यह जोड़ी 1966 में अलग हो गई और 1969 में तलाक हो गया। 1966 में लैंकेस्टर ने हेयरड्रेसर जैकी बोन के साथ एक दीर्घकालिक संबंध शुरू किया, जो द प्रोफेशनल्स पर काम करता था। यह रिश्ता बहुत ही उतार-चढ़ाव भरा था। बोन ने एक बार सिडनी पोलाक और पीटर फॉक के साथ डिनर पर लैंकेस्टर के सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी थी। कथित तौर पर वे अंततः उसके धार्मिक रूपांतरण के बाद अलग हो गए, जिसे लैंकेस्टर का मानना था कि वह उसके साथ साझा नहीं कर सकता। 69। उनकी तीसरी शादी सुजैन मार्टिन से हुई, जो सितंबर 1990 से 1994 में उनकी मृत्यु तक चली। बर्ट लैंकेस्टर
एन अमेरिकन लाइफ में जीवनीकार केट बुफोर्ड के अनुसार लैंकेस्टर अपने दोस्तोों और परिवार के प्रति समर्पित रूप से वफादार थे। उनके बचपन के पुराने दोस्त जीवन भर उनके दोस्त बने रहे। 71 संभावित मामले। कुछ मीडिया आउटलेट्स और लेखकों ने लिखा है कि लैंकेस्टर उभयलिंगी थे और उनके पुरुष और महिला दोनों के साथ संबंध थे। 72 73 74 दोस्तों ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि 1953 में फ्रॉम हियर टू इटर्निटी के फिल्मांकन के दौरान वह डेबोरा केर के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े थे। 75 हालांकि केर ने कहा कि आकर्षण की चिंगारी थी। 76 लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। कथित तौर पर उनका जॉन ब्लोंडेल के साथ अफेयर था। 77 1980 में अपनी आत्मकथा में शेली विंटर्स ने दावा किया कि उनका उनके साथ 2 साल तक अफेयर रहा, जिस दौरान वह अपनी पत्नी से अलग होने के बारे में सोच रहे थे। अपने हॉलीवुड संस्मरणों में दोस्त फार्ले ग्रेंजर ने एक घटना को याद किया जब लैंकेस्टर और उन्हें एक शाम विंटर्स की मदद के लिए आना पड़ा, जब उसने अनजाने में शराब और नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। 78 उसने अपनी पत्नी की तीसरी या चौथी गर्भावस्था की रिपोर्ट सुनने के बाद अपनी पत्नी के साथ धोखा करने के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। 79 अब तक लैंकेस्टर ज्यादातर फीचर फिल्मों में चरित्र अभिनेता थे, जैसे 1983 में द ओस्टरमैन वीकेंड, लेकिन 1985 में वे टीवी फिल्म स्कैंडल शीट में मुख्य भूमिका में थे। वे 1985 में लिटिल ट्रेजर में थे, जिसका निर्देशन एलन शार्प ने किया था, जिन्होंने उलझाना रेड लिखा था। 1986 में टीवी के लिए ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स में बुल सिमंस के रूप में। 1986 में टीवी के लिए बनी बार्नम में उन्होंने शीर्षक भूमिका निभाई। 1986 में टफ गाइज ने उन्हें किर्क डगलस के साथ बड़े पर्दे पर फिर से जोड़ा। 1986 में जर्मन टीवी के लिए फादर्स एंड सन्स, ए जर्मन ट्रेजेडी, जर्मन में वेटर अंड सोहने, एन ड्यूश ट्रेगोडी। 1987 में इटली में बनी कंट्रोल। 1988 में रॉकेट जिब्राल्टर और 1989 में दज वेलर्स शॉप। कुछ समय बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सफलता 1989 में फील्ड ऑफ ड्रीम्स थी, जिसमें उन्होंने मूनलाइट ग्राहम के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी। वह 1989 में मिनी सीरीज द बेट्रोथेड में भी थे। बाद का कैरियर। लैंकेस्टर के अंतिम प्रदर्शनों में टीवी मिनी सीरीज द फैंटम ऑफ द ओपेरा 1990, वॉयज ऑफ टेरर, द अकिल लॉरो अफेयर 1990, लियोन क्लिंगहोफर के रूप में 1985 एमएस अकिल लॉरो अपहरण की घटना पर आधारित 48 और सिडनी पोइटियर के साथ सेपरेट बट इक्वल 1991 शामिल है। लगातार सहयोगी। नूर्नबर्ग में निर्णय 1961। लैंकेस्टर अपने एजेंट हेरोल्ड हेच द्वारा निर्मित कुल 17 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें से 8 जेम्स हिल द्वारा सहनिर्मित थीं। वे हेल बी वालिस द्वारा निर्मित 8 फिल्मों और निर्माता मार्क हेलिंगर के साथ 2 फिल्मों में भी दिखाई दिए। हालांकि किर्क डगलस के साथ लैंकेस्टर के काम को अभिनेताओं की एक सफल जोड़ी के रूप में जाना जाता था, डगलस ने वास्तव में अपनी प्रोडक्शन कंपनियों ब्रायना प्रोडक्शंस और जोएल प्रोडक्शंस के माध्यम से इस जोड़ी के लिए 4 फिल्मों का निर्माण किया। रोलांड किब्बी ने भी लैंकेस्टर की 3 फिल्मों का निर्माण किया और लैंकेस्टर को 2 स्टेनली क्रेमर प्रोडक्शन में भी कास्ट किया गया। किर्क डगलस ने बर्ट लैंकेस्टर के साथ दशकों में 7 फिल्मों में अभिनय किया। आई वॉक अलोन 1948, गनफाइट एट द ओके कोरल 1957, द डेविल्स डिसाइपल 1959, द लिस्ट ऑफ एड्रियन मैसेंजर 1963, 7 डेज इन मई 1964, विक्ट्री एट एंटेबे 1976 और टफ गाइज 1986, जिसने लोगों की कल्पना में इस जोड़ी की एक टीम के रूप में धारणा को स्थापित कर दिया। इन फिल्मों में डगलस को हमेशा लैंकेस्टर के नीचे दिखाया गया, लेकिन आई वॉक अलोन के अपवाद के साथ, जिसमें डगलस ने खलनायक की भूमिका निभाई, उनकी भूमिकाएं आमतौर पर कमोबेश एक समान आकार की थीं। दोनों अभिनेता लगभग एक ही समय में हॉलीवुड पहुंचे और पहली बार प्रत्येक के लिए चौथी फिल्म में एक साथ दिखाई दिए, यद्यपि डगलस सहायक भूमिका में थे। जॉन फ्रेंकेनहाइमर
जॉन फ्रैंकेनहाइमर ने लैंकेस्टर के साथ 5 फिल्मों का निर्देशन किया। द यंग सेवेज 1961, बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज 1962, 7 डेज इन मई 1964, द ट्रेन 1964 और द जिप्सी मोथ्स 1969। अन्य दोहराए गए सहयोगी उन्हें रॉबर्ट एल्ड्रिच द्वारा 4 बार, रॉबर्ट सियोर्मक और सिडनी पोलाक द्वारा 3-3 बार और बायर्न हास्किन, डैनियल मान, जॉन स्टरगेस, जॉन ह्यूस्टन, रिचर्ड ब्रूक्स, अलेक्जेंडर मैकेंड्रिक, लुचिनो विस्कोंटी और माइकल विनर द्वारा 2-2 बार निर्देशित किया गया। रोलांड किब्बी ने लैंकेस्टर की 7 फिल्मों के लिए लेखन किया। लैंकेस्टर ने 20 फिल्मों में मेकअप के दिग्गज रॉबर्ट शिफर का इस्तेमाल किया और अपनी लगभग सभी फिल्मों में शिफर को काम पर रखा। राजनीतिक सक्रियतावाद लैंकेस्टर प्रगतिशील और उदार राजनीतिक कारणों के मुखर समर्थक थे। 49 वे अक्सर नस्लीय और अन्य अल्पसंख्यकों के समर्थन में बोलते थे। नतीजतन वे अक्सर एफबीआई जांच का लक्ष्य थे। 51 उनका नाम राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की 1973 की दुश्मन सूची में था। 52 वियतनाम युद्ध के मुखर विरोधी, उन्होंने युद्ध के दौरान एक अन्य सैनिक की फ्रैगिंग यानी हत्या के आरोपी एक सैनिक के सफल बचाव के लिए भुगतान करने में मदद की। 53 1968 में लैंकेस्टर ने मिनेसोटा के युद्धविरोधी सीनेटर यूजीन मैकार्थी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का सक्रिय रूप से समर्थन किया और डेमोक्रेटिक प्राइमरी के दौरान अक्सर उनकी ओर से बात की। 54 लैंकेस्टर मृत्युदंड विरोधी सक्रियता में भी सक्रिय थे। 55 उन्होंने 1972 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज मैकगवर्न के लिए भारी प्रचार किया। 56 1985 में साथी फिल्म स्टार रॉक हडसन के एड्स से संक्रमित होने के बाद लैंकेस्टर एड्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। 57 लैंकेस्टर ने हडसन के अंतिम शब्द कमिटमेंट टू लाइफ फंडरेजर में उस समय कहे जब एड्स को लेकर कलंक अपने चरम पर था। 58 59 उनके राजनीतिक विचारों के बारे में अक्सर सहकलाकार टोनी कर्टिस ने कहा, यह एक बहुत बड़ा आक्रामक आदमी है जो इन बड़े सख्त लोगों के साथ खेलते हुए एक डिंगडोंग एथलीट की तरह दिखता है और उसके पास आत्मा है। समानता के वे पहले दार्शनिक कौन थे? सुकरात, प्लेटो। वह एक यूनानी दार्शनिक थे जिनकी भावना थी कि हर कोई समान है। 59 अभिनेता और एसएजी के अध्यक्ष एड असन ने कहा कि उन्होंने हॉलीवुड में सभी को दिखाया कि कैसे हिम्मत के साथ उदारवादी बनना है। 59 हॉलीवुड 10 1947 में लैंकेस्टर ने कथित तौर पर नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, साइंसेज एंड प्रोफेशन एनकास्प द्वारा एक बयान जारी किया जिसमें कांग्रेस से हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी वैक को खत्म करने के लिए कहा गया था। 50 वह हॉलीवुड 10 के समर्थन में गठित फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए अल्पकालिक समिति के सदस्य भी थे। वह 26 फिल्म सितारों में से एक थे जिन्होंने अक्टूबर 1947 में वैक की सुनवाई का विरोध करने के लिए वाशिंगटन की यात्रा की। 50 एबीसी रेडियो नेटवर्क पर समिति के हॉलीवुड फाइट्स बैक प्रसारण 2 30 मिनट के कार्यक्रम थे जो 27 अक्टूबर और 2 नवंबर 1947 को हुए, जिसके दौरान समिति के सदस्यों ने एचयूएसी की सुनवाई के प्रति अपना विरोध जताया। 60 61 नागरिक अधिकारों के आंदोलन लैंकेस्टर ने जूडी गारलैंड के साथ ए चाइल्ड इज वेटिंग 1963 बनाई। इसका निर्माण क्रेमर ने किया और निर्देशन जॉन कैसवेट्स ने किया। 38 वह लुचिनो विस्कोंटी के लिए द लेपर्ड 1963 में अभिनय करने के लिए इटली गए, जिसमें एलेन डेलन और क्लाउडिया कार्डिनले भी सहकलाकार थे। यह लैंकेस्टर की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी और फ्रांस में एक बड़ी हिट थी, लेकिन अमेरिका में असफल रही, हालांकि रिलीज किया गया संस्करण बहुत छोटा था। 39 उन्होंने निर्माता स्टार किर्क डगलस के लिए द लिस्ट ऑफ एड्रियन मैसेंजर 1963 में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और फिर फ्रैंकेनहाइमर के लिए 2 भूमिकाएं निभाईं, डगलस के साथ एक राजनीतिक थ्रिलर 7 डेज इन मई 1964 और द ट्रेन
1964, एक द्वितीय विश्व युद्ध की एक्शन फिल्म। लैंकेस्टर ने फिल्मांकन के कई दिनों बाद ही फ्रैंकेनहाइमर को आर्थर पेन की जगह ले लिया था। लैंकेस्टर ने द हेलुजाह ट्रेल 1965 में अभिनय किया, जो जॉन स्टरगेस द्वारा निर्मित और निर्देशित एक कॉमिक वेस्टर्न थी, जो अपनी बड़ी लागत वसूल करने में विफल रही। 40 उन्होंने द प्रोफेशनल्स 1966 नामक वेस्टर्न फिल्म बनाई थी, जिसका निर्देशन ब्रूक्स ने किया था और इसमें ली मार्विन ने भी अभिनय किया था। 1966 में 52 वर्ष की आयु में लैंकेस्टर निर्देशक फ्रैंक पेरी की फिल्म द स्विमर 1968 में नग्न दिखाई दिए, जिसे आलोचक रोजर एबर्ट ने उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन कहा। 41 द स्विमर पर काम करने से पहले लैंकेस्टर पानी से घबरा जाता था क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। फिल्म की तैयारी में उन्होंने यूसीएलए के तैराकी कोच बॉब हॉर्न से तैराकी का सबक लिया। 42 फिल्मांकन मुश्किल था और लैंकेस्टर और पेरी के बीच टकराव के कारण सिडनी पोलाक कुछ फिल्मांकन करने के लिए आए। 43 फिल्म 1968 तक रिलीज नहीं हुई, जब यह एक व्यावसायिक विफलता साबित हुई। हालांकि लैंकेस्टर को फिल्म और अपने प्रदर्शन पर गर्व था। नोरलान प्रोडक्शंस ऑड्रे हेपबर्न के साथ द अनफॉरगिवेन 1960। 1967 में लैंकेस्टर ने रोलांड किब्बी के साथ एक नई साझेदारी बनाई, जिन्होंने पहले से ही 5 लैंकेस्टर परियोजनाओं पर एक लेखक के रूप में काम किया था। 10 टॉल मेन, द क्रिम्सन पायरेट, 3 सेलर एंड ए गर्ल, जिसमें लैंकेस्टर ने एक कैमियो उपस्थिति बनाई थी, वेरा क्रूज और द डेविल्स डिसाइपल। नोरलान प्रोडक्शंस के माध्यम से लैंकेस्टर और किब्बी ने 1968 में द स्केलफंटर्स का निर्माण किया, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया। लैंकेस्टर ने इसके बाद 1969 में पोलाक की एक और फिल्म कैसल कीप बनाई, जो एक बड़ी फ्लॉप रही। इसी तरह 1969 में फ्रैंकनहाइमर की द जिप्सी मोथ्स भी फ्लॉप रही। 44 1970 के दशक सोवियत लड़ाकू पायलट अलेक्जेंडर पोक्रिश्किन के साथ डॉक्यूमेंट्री द अननोन वॉर के फिल्मांकन के दौरान एपिसोड 9 वॉर इन द एयर, मॉस्को, यूएसएसआर 1978। फोटो लियो मेदवेदेव। लैंकेस्टर को 1970 में एयरपोर्ट के साथ अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता मिली, जिसमें डीन मार्टिन, जॉर्ज कैनेडी, वैन हेफलिन, हेलेन हेस, मॉरीन स्टेपल्टन, बारबरा हेल, जीन सेबर्ग और जैकलीन बिसेट के साथ अभिनय किया। रॉस हंटर फिल्म को 9 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए एक नामांकन भी शामिल था। यह 1970 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बन गई और उस समय कथित तौर पर यूनिवर्सल पिक्चर्स के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई वेस्टर्न फिल्में बनाईं। 1971 में लॉमैन, जिसका निर्देशन माइकल विनर ने किया, 1971 में नोरलान के लिए वेल्डेज इज कमिंग और 1972 में उलजानाज रेड, जिसका निर्देशन एल्ड्रिच ने किया और जिसका निर्माण उन्होंने और हेच ने किया। इनमें से कोई भी फिल्म विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन उलजानाज रेड एक कल्ट फिल्म बन गई। 45 लैंकेस्टर ने 2 थ्रिलर फिल्में बनाई, दोनों 1973 में, स्कॉर्पियो विद विनर और एग्जीक्यूटिव एक्शन। लैंकेस्टर 1974 में द मिडनाइट मैन के साथ निर्देशन में लौटे, जिसे उन्होंने किबी के साथ मिलकर लिखा और निर्मित भी किया। उन्होंने 1974 में विस्कोंटी के साथ दूसरी फिल्म कन्वर्सेशन पीस बनाई और 1974 में ही टीवी श्रृंखला मोसेस द लॉगिवर में मुख्य भूमिका निभाई। लैंकेस्टर 1975 में बर्नार्डो बर्टोलुची द्वारा निर्देशित 1900 में कई नामों में से एक थे और उन्होंने 1976 में रॉबर्ट ऑल्टमैन के लिए बफेलो बिल एंड द इंडियंस या सिटिंग बुल्स हिस्ट्री लेसन में एक कैमियो किया था। उन्होंने 1977 में टीवी फिल्म विक्ट्री एट एंटेबे में शिमोन पेरेज की भूमिका निभाई और 1976 में द कैसांद्रा क्रॉसिंग में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने 1977 में एल्ड्रिच के साथ चौथी और अंतिम फिल्म ट्वाइलाइट्स लास्ट ग्लेमिंग बनाई और 1977 की द आइलैंड ऑफ डॉ मोरो में शीर्षक भूमिका निभाई।
46 लैंकेस्टर को 1978 में वियतनाम युद्ध पर बनी फिल्म गो टेल द स्पार्टन्स में शीर्ष स्थान मिला था। लैंकेस्टर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने कम फीस ली और फिल्म को पूरा करने में मदद के लिए पैसे दान कर दिए। वे 1979 में जुलू डॉन में थे। 47 1980 के दशक लैंकेस्टर ने 1980 के दशक की शुरुआत लुइस मेले द्वारा निर्देशित 1980 में अटलांटिक सिटी में सुजैन सारंडन के साथ एक बेहद प्रशंसित प्रदर्शन के साथ की। इस फिल्म को 5 ऑस्कर नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और लैंकेस्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन शामिल है। उन्होंने 1981 में कैटल एनी और लिटिल ब्रिचेस, 1982 में कार्डिनले के साथ द स्किन, 1982 में ही मार्को पोलो और 1983 में लोकल हीरो में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। धर्म अपनी प्रोटेस्टेंट पृष्ठभूमि और परवरिश के बावजूद 80 लैंकेस्टर ने बाद के जीवन में नास्तिक के रूप में पहचान बनाई। 81 बाद के वर्षों में जैसे ही लैंकेस्टर 60 के दशक में पहुंचे, वे हृदय रोग से प्रभावित होने लगे। जनवरी 1980 में एक नियमित पित्ताशय की सर्जरी, जिसमें वे बमुश्किल बच पाए, के बाद उन्हें जटिलताएं हुईं। 1983 में 2 छोटे दिल के दौरे के बाद उनका आपातकालीन चौगुना कोरोनरी बाईपास हुआ। हालांकि उन्होंने अभिनय करना और सार्वजनिक सक्रियता में शामिल होना जारी रखा। 1988 में वे मीडिया दिग्गज टेड टर्नर की 1930 और 1940 के दशक की विभिन्न श्वेतश्याम फिल्मों को रंगीन करने की योजना का विरोध करने के लिए वाशिंगटन, डीसी में एक कांग्रेस की सुनवाई में शामिल हुए, जिसमें जेम्स स्टीवर्ट और जिंजर रोजर्स जैसे पूर्व सहयोगी शामिल थे। 30 नवंबर 1990 को, जब वे 77 वर्ष के थे, एक स्ट्रोक ने उन्हें आंशिक रूप से लकवाग्रस्त कर दिया। मौत वेस्टवुड मेमोरियल पार्क में एक ओक के पेड़ के नीचे लैंकेस्टर की पट्टिका, जहां उनकी राख को बिखेरा गया था। लैंकेस्टर की मृत्यु 20 अक्टूबर 1994 को सुबह 4:50 बजे तीसरे दिल के दौरे के बाद सेंचुरी सिटी, लॉस एंजिल्स में उनके अपार्टमेंट में हुई। 82 उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को वेस्टवुड मेमोरियल पार्क में एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बिखेर दिया गया, जो वेस्टवुड विलेज, कैलिफोर्निया में स्थित है। कई अन्य के बीच एक छोटी, चौकोर जमीन पट्टिका, जिस पर बर्ट लैंकेस्टर 1913 से 1994 इंच लिखा हुआ है, स्थान को चिह्नित करती है। जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था, उनके लिए कोई स्मारक या अंतिम संस्कार सेवा आयोजित नहीं की गई थी। परंपरा मई 2013 में न्यूयॉर्क शहर के लिंकन सेंटर की फिल्म सोसाइटी में लैंकेस्टर के जन्म के शताब्दी वर्ष को अभिनेता की 12 सबसे प्रसिद्ध फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ सम्मानित किया गया, जिसमें द किलर से लेकर अटलांटिक सिटी तक शामिल है। 83 लैंकेस्टर का हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 6801 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर एक सितारा है। 84 फिल्मोग्राफी और पुरस्कार। मुख्य लेख बर्ट लैंकेस्टर फिल्मोग्राफी। लैंकेस्टर को 1954 में फ्रॉम हियर टू इटर्निटी, 1961 में एल्मर गैंट्री, 1964 में बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज और 1982 में अटलांटिक सिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 1961 में ऑस्कर जीता। लुचिनो विस्कोंटी की 1963 की कैनोनिकल द लेपर्ड में लैंकेस्टर की प्रमुख भूमिका ने महत्वपूर्ण यूरोपीय कला फिल्म निर्देशकों के साथ भूमिकाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें बर्नार्डो बर्टोलुची की 1900 और लुइस मेले की अटलांटिक सिटी के साथ साथ विस्कोंटी की कन्वर्सेशन पीस में भूमिकाएं शामिल थीं। बॉक्स ऑफिस रैंकिंग। कई वर्षों तक प्रदर्शकों ने लैंकेस्टर को सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक माना। वर्ष अमेरिकी रैंक यूके रैंक 1950 16वीं, 1951 25वीं, 1952 24वें, 1953 17, 1954 13वीं 7, 1955 16वीं, 1956 4 3, 1957 15वीं 3, 1958 20वीं, 1960 19वीं,
1961 11वीं, 1962 10वीं। अन्य मीडिया में स्पेनिश संगीत समूह होम्ब्रेस जी ने 1986 में ला कैगास्टे, बर्ट लैंकेस्टर, यू मेस्ड अप, बर्ट लैंकेस्टर नामक एक एल्बम जारी किया। थॉमस हार्ट बेंटन ने फिल्म के विपणन के हिस्से के रूप में द केंटुकियन का एक दृश्य चित्रित किया। लैंकेस्टर ने पेंटिंग के लिए पोज दिया, जिसे द केंटुकियन के नाम से भी जाना जाता है। 85 संदर्भ AFI के 50 महानतम अमेरिकी स्क्रीन महापुरुष संग्रहीत 22 फरवरी 2019 को वेबैक मशीन अमेरिकी फिल्म संस्थान। पुनः प्राप्त 7 दिसंबर 2016। बुफोर्ड 2008 पृष्ठ 12। बुफोर्ड 2008 प्री 28। एलिजाबेथ जीन पीटर्स 15 अक्टूबर 1926 13 अक्टूबर 2000 एक अमेरिकी फिल्म अभिनेत्री थीं। उन्हें 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में 20वीं सेंचुरी फॉक्स की स्टार के रूप में जाना जाता था और हॉवर्ड ह्यूजेस की दूसरी पत्नी के रूप में। हालांकि उन्हें संभवतः पिकअप ऑन साउथ स्ट्रीट 1953 में उनकी मोहिनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। पीटर्स को सेक्स सिंबल में बदल दिए जाने के प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। वह अनाकर्षक, जमीन से जुड़ी महिलाओं की भूमिका निभाना पसंद करती थीं। अपने करियर के अंतिम दिनों में और सेवानिवृत्ति के बाद पीटर्स ने कभी कभी टीवी प्रस्तुतियों में भूमिकाएं निभाईं। 1973 से 1988 तक 4 प्रस्तुतियों में दिखाई दीं। प्रारंभिक जीवन पीटर्स का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को ईस्ट कैंटन, ओहियो में हुआ था। वे एलिजाबेथ थॉमस नी डीजल 1898 से 1987 और गेराल्ड पीटर्स 1900 से 1937 एक लॉन्ड्री मैनेजर की सबसे बड़ी बेटी थीं। उनकी एक छोटी बहन थी, शर्ली पीटर्स, जन्म 1935। उद्धरण वांछित ईस्ट कैंटन के एक छोटे से खेत में पलीब्री पीटर्स ने ईस्ट कैंटन हाई स्कूल में पढ़ाई की। उद्धरण वांछित वह मेथोडिस्ट थीं। 2 उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई की और बाद में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हो गई, जहां उन्होंने एक शिक्षक बनने के लिए अध्ययन किया और साहित्य में विशेषज्ञता हासिल की। 3 ओहियो राज्य में शिक्षण की डिग्री के लिए अध्ययन करते समय उन्होंने 1945 के पतन में मिस ओहियो स्टेट पेजेंट में प्रवेश किया और 11 अन्य फाइनलिस्टों को पछाड़। आजीविका 20वीं सेंचुरी फॉक्स उनके एजेंट के रूप में रॉबिन्सन पीटर्स के साथ हॉलीवुड गए और फॉक्स के साथ 7 साल का अनुबंध हासिल करने में उनकी मदद की। अभिनेत्री बनने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, एक ऐसा निर्णय जिसका बाद में उन्हें पछतावा हुआ। 4 1940 के दशक के अंत में पीटर्स फिल्मांकन के बीच में ही कॉलेज लौट आईं ताकि अपना काम पूरा कर सके और डिग्री हासिल कर सकें। 5 फॉक्स ने घोषणा की कि अपनी पहली फिल्म आई वंडर हुज किसिंग हर नाउ 1947 में वह एक बदसूरत बत्तख की भूमिका निभाएंगी, जिसे कृत्रिम झाइयों और सींग-रिम वाले चश्मे द्वारा समर्थित किया जाएगा। 6 वह अंततः फिल्म से हट गई। पीटर्स को 1946 में स्कुरा है 1948 में एक किसान लड़की की भूमिका के लिए परखा गया, लेकिन निर्माता और निर्देशक ने फैसला किया कि वह उपयुक्त नहीं थी। 7 फिल्मी शुरुआत पीटर्स को कैप्टन फ्रॉम कैस्टिले 1947 में टायरोन पावर के विपरीत मुख्य महिला भूमिका के लिए लिंडा डार्नेल की जगह चुना गया था, जब डार्नेल को फॉरएवर एम्बर के निर्माण को बचाने के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। हालांकि उसने अभी तक अपनी स्क्रीन पर शुरुआत नहीं की थी, लेकिन पीटर्स को बहुत प्रचारित किया गया था। फिल्मांकन के दौरान उसे स्टार ट्रीटमेंट मिला। 8 कैप्टन फ्रॉम कैस्टिले एक हिट थी। लियोनार्ड माल्टिन ने लिखा कि उसके बाद पीटर्स ने नया दशक सेक्सी स्पिटफायर अक्सर पीरियड ड्रामा और वेस्टर्न में खेलते हुए बिताया। 9 उन्हें वेस्टर्न येलो स्काई 1948 में इसी तरह की भूमिका की पेशकश की गई थी,
लेकिन उन्होंने यह कहते हुए भूमिका से इनकार कर दिया कि यह बहुत सेक्सी है। 9 नतीजतन स्टूडियो ने उनकी जिद से निराश होकर उन्हें पहली बार निलंबित कर दिया। 9 अपनी दूसरी फिल्म डीप वाटर्स 1948 के लिए, जिसे पीटर्स ने 1947 के अंत में फिल्माया था, वह कैप्टन फ्रॉम कैस्टिले के अपने निर्देशक हेनरी किंग के साथ फिर से जुड़ गईं। इस पर उन्होंने टिप्पणी की, यह वास्तव में मेरे लिए एक ब्रेक है, क्योंकि वह जानता है कि वह कहा जा रहा है और वह क्या चाहता है, और मुझे स्वाभाविक रूप से उस पर बहुत भरोसा है। 4 यह फिल्म कैप्टन फ्रॉम कैस्टिले जितनी सफल नहीं रही, लेकिन पीटर्स को फिर से देखा गया। उन्हें बारबरा बेल गेडेस, वैली, रिचर्ड विडमार्क और वांडा हेंड्रिक्स के बीच वर्ष की सर्वश्रेष्ठ 5 खोजों में नामित किया गया था। 10 इसके बाद उन्हें मिस्टर बेलवेडियर गोज टू कॉलेज 1949 में क्लिफ्टन वेब के साथ सहकलाकार के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में शर्ली टेम्पल ने उनकी जगह ले ली। 11 1949 की शुरुआत में पीटर्स ने इट हैपन्स एवरी स्प्रिंग 1949 में रे मिलंड की प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। भूमिका के लिए उसने अपने बालों को ब्लीच करने की पेशकश की, लेकिन स्टूडियो ने इसे खारिज कर दिया। 9 हालांकि फिल्म सफल रही, लेकिन ज्यादातर प्रचार मिलंड के प्रदर्शन के लिए था। पीटर्स ने अगली बार पॉल डगलस के साथ पीरियड फिल्म लव दैट ब्रूट 1950 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें इतनी तंग ड्रेस पहननी थी कि वे बैठ नहीं पा रही थीं। 12 फिल्म का मूल नाम टर्न्ड अप टोज था और पीटर्स को जून 1949 में इट हैपन्स एवरी स्प्रिंग की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म में कास्ट किया गया था। गायन और नृत्य दृश्य की तैयारी के लिए पीटर्स ने बेट्टी ग्रेबल के नृत्य प्रशिक्षक से कुछ सबक लिए। 13 1950 तक पीटर्स को जनता ने लगभग भुला दिया था, लेकिन वह 1947 से मुख्य भूमिकाएं निभा रही थीं। 1950 के अंत में उन्हें टेक केयर ऑफ माई लिटिल गर्ल 1951 में एक कॉलेज की लड़की की माध्यमिक भूमिका में लिया गया। 14 लॉन्ग बीच के एक अखबार ने बताया कि पीटर्स ने अपनी सिलाई से जीन नेगुलेस्को को प्रभावित करके अपनी भूमिका हासिल की। 15 वह एक बार एक साधारण देहाती लड़की की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, स्टूडियो को उसके लिए कोई और उपयुक्त भूमिका नहीं मिली। उनके आग्रह पर पीटर्स को एनी ऑफ द इंडीज 1951 में मुख्य भूमिका दी गई, जिसके बारे में प्रेस ने घोषणा की कि यह वह फिल्म थी जिसने आखिरकार उन्हें स्टारडम दिलाया। 17 इसके रिलीज होने से पहले उन्हें मार्लन ब्रैंडो के साथ विवाजपाटा 1952 में कास्ट किया गया था। इस भूमिका के लिए जूली हैरिस पर विचार किया गया था। 1951 में ही पीटर्स ने मर्लिन मुनरो के साथ अपना पहला सहयोग किया, जब उन्हें एज यंग एज यू फील में माध्यमिक भूमिकाएं मिलीं। 18 पीटर्स ड्रामा फिल्म वेट टिल द सन शाइन्स नेली 1952 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार थीं। अपने करियर की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था जब पीटर्स को इतना प्रचार मिला। 19 हचिनसन कंसास में फिल्म की शूटिंग के दौरान पीटर्स को मिस व्हीटहार्ट ऑफ अमेरिका की उपाधि से सम्मानित किया गया। 20 पीटर्स स्टूडियो ओ हेनरी के फुल हाउस 1952 में कई नामों में से एक थीं। उन्होंने जेफरी हंटर के साथ ल्यूर ऑफ द वाइल्डरनेस 1952 में सहअभिनय किया। 1953 में निर्देशक सैमुअल फुलर ने पिकअप ऑन साउथ स्ट्रीट में कैंडी की भूमिका के लिए मर्लिन मुनरो की जगह पीटर्स को चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पीटर्स में सेक्स अपील और सख्त बात करने वाले सड़क के गुण का सही मिश्रण है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने कहा कि मुनरो इस भूमिका के लिए बहुत मासूम दिखती थीं। शेली विंटर्स और बेट्टी ग्रेबल के नामों पर विचार किया गया था, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया था। अपने चरित्र के यौन आकर्षण के कारण पीटर्स इस भूमिका से रोमांचित नहीं थीं। 21 वह अधिक डाउन टू अर्थ अनाकर्षक भूमिकाएं निभाना पसंद करती थीं, जैसा उन्होंने एनी ऑफ द इंडीज 1951, विवाजपाटा
1952 और ल्यूर ऑफ द वाइल्डरनेस 1952 में किया था। 22 पिकअप ऑन साउथ स्ट्रीट के लिए पीटर्स को अपने बालों को ब्लीच करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे विंटर्स और ग्रेबल के साथ तुलना से बचना चाहती थीं। 23 वह भूमिका के लिए सेक्सी शफल अपनाने के लिए सहमत हो गई। 23 उन्हें जलपरी की भूमिका को समझने में मर्लिन मुनरो से मदद मिली। 16 पीटर्स ने बाद में कहा कि उन्हें फिल्म बनाने में मजा आया, लेकिन उन्होंने एक साक्षात्कार में घोषणा की कि वह अन्य जलपरी की भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, पिकअप ऑन साउथ स्ट्रीट मेरे करियर के लिए ठीक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक तंग स्वेटर और स्कर्ट पहनूंगी और इधर-उधर घूमूंगी। मैं बस उस तरह की नहीं हूं। मर्लिन मुनरो पर यह अच्छा लगेगा, मुझ पर यह मूर्खतापूर्ण लगेगा। 24 एक अन्य साक्षात्कार में पीटर्स ने बताया कि डाउन टू अर्थ और कभी-कभी गंदे कपड़े पहने महिलाओं की भूमिका निभाना नाटक के रूप में सबसे ज्यादा देने वाला होता है। 22 उसने कहा, कपड़ों के घोरे में शायद ही कभी ऐसी रेखाएं या परिस्थितियां होती है जो बाहरी परत को भेदती है और जीवन के मूल में पहुंचती है। आखिरकार पेरिस की नवीनतम रचना में एक महिला एक साधारण सरल आत्मा की तरह महसूस और सोच सकती है, लेकिन वह जो कपड़े पहनती है वह उसे ठीक वैसा ही प्रकट करने से रोकती है जैसा वह महसूस करती है और सोचती है। आईने में एक नज़र डालने पर उसे वहाँ जो दिखता है उसके अनुसार जीना चाहिए। स्क्रीन पर भी यही सच है। अगर किरदार ठाठदार और आकर्षक है और रेखाएं या तो उज्ज्वल या स्मार्ट एलेक्स है, तो मैं खुद को ऐसी रेखाएं पढ़ने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं समझती। एक अभिनेत्री में परिष्कार आमतौर पर कई वर्षों के प्रशिक्षण से आता है। मैं कक्षा से स्क्रीन पर आई और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूं वैसे वैसे सीख रही हूं। मुझे ऐसी भूमिकाएं निभाना पसंद है जिन्हें मैं समझती हूं। चूंकि मैं एक किसान लड़की हूं जिसका जन्म और पालन-पोषण कैंटन, ओहियो के पास हुआ है, इसलिए मुझे स्पष्ट, ईमानदार दृष्टिकोण पसंद है। व्यंग्य, साजिश, कुटिल झुकाव मेरे लिए और उस तरह के किरदार के लिए विदेशी है जिन्हें मैं सबसे अच्छी तरह समझती हूं। मुझे अक्सर लगता है कि हॉलीवुड सितारों को लेकर हमारी ग्लैमराइजेशन हमें हमेशा एयरमिन और बुफेन ट्यूल, फ्रेंच स्विमसूट या स्लीक सेटिन में फोटो खिंचवाना लोगों को भ्रमित करता है। वे हमें ऐसे इंसान के रूप में नहीं पहचानते जो जलवायु और काम करने की परिस्थितियों की उन्हीं असुविधाओं के अधीन है जो वे है। वे उम्मीद करते हैं कि सेट पर एक देवी दो वुल्फहाउंड्स को लेकर आती है। क्योंकि मुझे इन सब से दूर रहना और चीजों के दिल तक पहुंचना पसंद है, इसलिए मैं जोसेफा या एनी या लुइस, ल्यूर ऑफ द वाइल्डरनेस की लड़की जैसे किरदार चुनती हूं। 22 पीटर्स नियाग्रा में जोसेफ कॉटन के हाथ की मरम्मत करते हुए 1953। पीटर्स और मर्लिन मुनरो ने नियाग्रा में साथ काम किया, जिसमें जोसेफ कॉटन भी थे। नियाग्रा में पीटर्स ने एनी बैक्सटर की जगह ली, जिसके साथ उन्होंने एंथोलॉजी फिल्म ओ हेनरीज फुल हाउस 1952 में सहअभिनय किया। नियाग्रा की शूटिंग 1952 की गर्मियों में हुई थी। 18 पीटर्स का किरदार शुरू में मुख्य भूमिका में था, लेकिन फिल्म अंततः मुनरो के लिए एक वाहन बन गई, जो उस समय तक अधिक सफल हो चुकी थी। 25 1953 में पीटर्स की तीसरी फिल्म ए ब्लूप्रिंट फॉर मर्डर ने उन्हें जोसेफ कॉटन के साथ फिर से जोड़ा। उन्हें दिसंबर 1952 में फिल्म के लिए नियुक्त किया गया और उन्होंने प्रेस को बताया कि उन्हें फिल्म में अभिनय करना पसंद है क्योंकि इससे उन्हें गाने का मौका मिला, लेकिन फिल्म में उनका कोई गाना इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ पियानो बजाया गया। 26-27 जुलाई 1953 में फिल्म के प्रीमियर के तुरंत बाद स्टूडियो ने पीटर्स के अनुबंध को 2 और वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया। 1953 में उन्होंने फिल्म नोयर विकी में भी अभिनय किया। लेखक लियो टाउनसेंड ने पीटर्स के लिए एक वाहन के रूप में फिल्म की कहानी खरीदी, जो आई वेक अप स्क्रीमिंग की रीमेक थी। 29
टाउनसेन ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 1952 में पीटर्स को भूमिका दी क्योंकि वह उन सबसे महान जलपरी में से एक थीं जिन्हें उन्होंने कभी देखा था। 29 इसके बाद पीटर्स को थ्री कॉइन्स इन द फाउंटेन 1954 फिल्म में क्रेन की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया, जिसे 1953 के अंत में इटली में शूट किया गया था। 9 पीटर्स अपनी भूमिका से असंतुष्ट थीं और उन्होंने सितंबर 1953 में एक साक्षात्कार में कहा, जब मैंने सुना कि डोरोथी मैकगायर, क्लिफ्टन वेब और मैगी मैकनामारा चित्र में होने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि आखिरकार मुझे उस तरह की भूमिका मिलेगी जो मुझे सूट करती है। वे स्मार्ट, परिष्कृत कंपनी की तरह लग रहे थे। लेकिन जब मैं इटली गई और स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे पता चला कि मैं फिर से एक साधारण लड़की बनने जा रही थी। स्क्रिप्ट में मुझे एक भागते हुए ट्रक में लगभग मार दिया गया था। हालांकि फिल्म एक बड़ी सफलता बन गई और पीटर्स को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 30 अंतिम फिल्में। फिल्म ब्रोकन लांस 1954 के ट्रेलर में पीटर्स की सहअभिनीत अन्य 1954 की फिल्में वेस्टर्न अपाचे, वार्नर ब्रदर्स द्वारा उधार ली गई और ब्रोकन लांस थीं। हालांकि ब्रोकन लांस ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन अपाचे में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया। एक आलोचक ने उनकी खुद के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की, यह घोषणा करते हुए कि वह आज हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन युवा अभिनेत्रियों में से एक बनने की राह पर है। 30 पीटर्स की अगली और अंतिम फिल्म ए मैन कॉल्ड पीटर 1955 थी, जिसमें उन्होंने कैथरीन मार्शल की भूमिका निभाई थी, जो प्रेस्बिटेरियन मंत्री और यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट के पादरी पीटर मार्शल की पत्नी थी। ए मैन कॉल्ड पीटर की रिलीज के बाद पीटर्स ने कई भूमिकाओं से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें स्टूडियो द्वारा निलंबित कर दिया गया था। 9 निवृत्ति। यह तय करते हुए कि अब उनका काम खत्म हो चुका है, पीटर्स ने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फॉक्स छोड़ दिया। 9 हॉवर्ड ह्यूजेस से शादी के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। 1957 में निर्माता जेरी वाल्ड ने उन्हें हॉलीवुड न छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 31 ह्यूजेस ने कथित तौर पर उन्हें अभिनेत्री के रूप में जारी रखने से हतोत्साहित किया और 1957 के अंत में बताया कि वह निर्माता बनने की योजना बना रही थीं। 32 मार्च 1959 में यह घोषणा की गई कि पीटर्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग में सहायक भूमिका के लिए स्क्रीन पर वापस आने वाली थीं। 33 लेकिन वह उस फिल्म में दिखाई नहीं दी और उनकी पूर्व घोषणा के बावजूद उन्होंने कभी कोई फिल्म निर्मित नहीं की। अभिनय में वापसी। 1970 में पीटर्स के अभिनय में वापसी करने की अफवाहें तब उड़ी जब प्रेस ने बताया कि वह 1970 से 1971 सीजन के लिए 3 फिल्म ऑफर और एक साप्ताहिक टीवी सीरीज पर विचार कर रही थीं। 34 उन्होंने टेलीविजन फिल्म वाइन्सबर्ग, ओहियो 1973 को चुना। बाद में उन्होंने कहा, मैं शो या इसमें अपने प्रदर्शन से खुश नहीं हूं, मुझे यह बहुत नीरस लगा। 35 शुरुआत में उन्होंने इस परियोजना के लिए उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, मुझे यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद है, यह मेरे लिए सही उम्र है, मुझे यह दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक ग्लैमर गर्ल हूं। 36 उनके सहकलाकार विलियम विंडम ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सेट पर गर्मजोशी से भरी, मिलनसार और आकर्षक थीं। 36 1976 में पीटर्स ने टीवी मिनी सीरीज द मनी चेंजर्स में सहायक भूमिका निभाई थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह भूमिका क्यों निभाई, तो उन्होंने कहा, अगर मुझे पता चले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मुझे लगता है कि यह पागलपन का क्षण था। मैं अपने पुराने दोस्त रॉस हंटर से मिली, जो एनबीसी टीवी के लिए मनी चेंजर्स का निर्माण कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसमें काम करना चाहती हूं। यह मजेदार लगा। यह एक अच्छा किरदार है, बहुत बड़ा नहीं, और मैं क्रिस्टोफर प्लमर की बहुत प्रशंसा करती हूं, जिनके साथ मैं विपरीत भूमिका निभा रही हूं। 37
पीटर्स 1981 की टेलीविजन फिल्म पीटर एंड पॉल में नजर आईं, जिसका निर्माण उनके तत्कालीन पति स्टेन हफ ने किया था। उन्होंने 1988 में मर्डर, शी व्रोट में अतिथि भूमिका निभाई, जो उनका अंतिम अभिनय प्रदर्शन था। हॉलीवुड में अनुबंध मिलने के बाद पीटर्स वहां चली गईं, जहां वह शुरू में अपनी मौसी मेल्बा डीजल के साथ रहती थीं। 4. अपने करियर की शुरुआत से ही पीटर्स ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें भील के कारण प्रसिद्धि पसंद नहीं थी। 4. फॉक्स के सहअभिनेताओं ने याद किया कि वह अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थीं। जीन क्रेन ने कहा कि पीटर्स एक पार्टी गर्ल के अलावा कुछ भी थीं। 38. स्टूडियो के साथ अपने टकराव के बावजूद पीटर्स को अन्य अनुबंध खिलाड़ियों द्वारा काफी पसंद किया गया था। 9. एक जीवनी लेखक ने याद किया, इस पुस्तक में किए गए सभी शोध और नियोजन में किसी के पास मिस पीटर्स के बारे में कहने के लिए कभी भी एक भी बुरा शब्द नहीं था और यह असामान्य है। 9. पीटर्स मर्लिन मुनरो के साथ घनिष्ठ मित्र थे, जो फॉक्स के लिए भी काम करती थीं। 23. अपने करियर के दौरान उन्होंने जिन अन्य अभिनेताओं से दोस्ती की, वे थे जोसेफ कॉटन, डेविड निवेन, रे मिलैंड, मैरी मैकडोनाल्ड और विशेष रूप से जीन क्रेन। 9. 1954 में पीटर्स ने टेक्सास के ऑयलमैन स्टुअर्ट डब्ल्यू. क्रैमर के पोते से शादी की। 39. जिस समय उन्होंने शादी की, वे एक दूसरे को केवल कुछ हफ्तों से जानते थे और कुछ महीनों बाद वे अलग हो गए। 34. पीटर्स के स्क्रीन से संभवतः रिटायर होने की बहुत चर्चा थी, लेकिन अभिनेत्री ने जोर देकर कहा कि फॉक्स से 8 सप्ताह की छुट्टी के बाद उन्हें हॉलीवुड लौटना था। 40. सम्मानित सैनिक और अभिनेता ऑडी मर्फी की मुलाकात पीटर्स से तब हुई जब वे दोनों एक्टर्स लैब में छात्र थे। 1946 में उनके बीच बहुत गर्मजोशी भरा रिश्ता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हॉवर्ड ह्यूजेस से हुई। 41. 1957 में क्रैमर से तलाक के बाद पीटर्स ने हॉवर्ड ह्यूजेस से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद वह सार्वजनिक रूप से नजरों से दूर हो गए और कथित तौर पर एक विलक्षण एकांतवासी बनने लगे। 42. यह जोड़ा 1940 के दशक में मिला था, इससे पहले कि पीटर्स एक फिल्म अभिनेत्री बनतीं। 43. 1947 में उनके अत्यधिक प्रचारित रोमांस के दौरान शादी की चर्चा थी, लेकिन पीटर्स ने कहा कि वह इसे अपने करियर के साथ नहीं जोड़ सकतीं। 4. स्तंभकार जैक एंडरसन ने दावा किया कि पीटर्स एकमात्र महिला थीं जिनसे ह्यूजेस ने कभी प्यार किया था। 44. कथित तौर पर उनके सुरक्षा अधिकारी हर जगह उनका पीछा करते थे, तब भी जब वे किसी रिश्ते में नहीं थे। अभिनेता मैक्स शोवाल्टर ने नियाग्रा 1953 की शूटिंग के दौरान पीटर्स के करीबी दोस्त बनने के बाद इसकी पुष्टि की। 45. 1957 से 1971 तक चली अपनी शादी के दौरान पीटर्स हॉलीवुड में अभिनय और सामाजिक कार्यक्रमों से सेवानिवृत्त हो गईं। 1969 के एक लेख के अनुसार ह्यूजेस के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूरे दिन सुरक्षा दिए जाने के बावजूद वह जीवन भर बिना पहचाने ही रहीं। 46. पीटर्स के अनुसार गुमनामी में रहना आसान था, क्योंकि वह एक अभिनेत्री की तरह अभिनय नहीं करती थीं। 47. बाद में यह बताया गया कि शादी के दौरान पीटर्स अक्सर धर्मार्थ कार्य, कला और शिल्प और यूसीएलए में मनोविज्ञान और नृविज्ञान सहित विश्वविद्यालय के अध्ययन जैसी गतिविधियों में शामिल थीं। 47. 1971 में पीटर्स और ह्यूजेस का तलाक हो गया। वह सालाना $70,000 $5,40,000 आज के आजीवन गुजारा भत्ता भुगतान पर सहमत हो गई, जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया, और उसने ह्यूजेस की संपत्ति के सभी दावों को छोड़ दिया, जो उस समय कई बिलियन डॉलर के बराबर थी। मीडिया में उसने विवाह के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती है। 47. उसने कहा कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मिसेज हॉवर्ड ह्यूजेस के रूप में जाने जाने से बचना चाहती है, हालांकि यह मुश्किल होगा। मैं एक यथार्थवादी हूं।
मुझे पता है कि स्कोर क्या है, और मुझे पता है कि सुपरस्टार कौन है। 47। बाद में 1971 में पीटर्स ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के एक कार्यकारी स्टेन हॉफ से शादी कर ली। 1990 में हॉफ की मृत्यु तक वे विवाहित रहे। 48। पीटर्स की मृत्यु 13 अक्टूबर 2000 को कैलिफोर्निया के कार्लसबैड में ल्यूकेमिया के कारण हुई। उनके 74वें जन्मदिन से 2 दिन पहले उन्हें कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में होली क्रॉस कब्रिस्तान में दफनाया गया। 49। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1947 कैस्टिले से कप्तान कैटाना पेरेज। 1948 गहरे पानी एन फ्रीमैन। 1949 ऐसा हर बसंत में होता है डेबोरा ग्रीनलीफ। 1950 उस क्रूर से प्यार करो रूथ मैनिंग। 1951 जितना युवा आप महसूस करते हैं एलिस होजेस। मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना डलास प्रीवेट। इंडीज की एनी कैप्टन एनी प्रोविरेंस। 1952 विवास पाटा। जोसेफा जापाटा। सूरज के चमकने तक प्रतीक्षा करो नेली नेली हेल्पर। जंगल का आकर्षण लॉरी हार्पर। ओ हेनरी का फुल हाउस सुसान गुडविन खंड आखिरी पत्ता। 1953 निगारा पोली कटलर। साउथ स्ट्रीट पर पिकअप कैंडी। हत्या का खाका लिन कैमरून। विकी विकी लिन। 1954 फव्वारे में 3 सिक्के अनीता हचिंस। अपाचे नलिनले। टूटा हुआ लांस बारबरा। 1955 पीटर नामक एक आदमी कैथरीन वुड मार्शल। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1973 वाइन्सबर्ग ओहियो एलिजाबेथ विलार्ड टेलीविजन फिल्म। 1976 आर्थर हैली की द मनी चेंजर्स बीट्राइस हेवर्ड लघु श्रृंखला। 1981 पीटर और पॉल प्रिसिला टेलीविजन फिल्म। 1988 हत्या उसने लिखा स्योभान ओडेया एक एपिसोड। हालांकि मैकेंटायर ने कभी भी किसी नाटकीय फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन टेलीविजन ने उन्हें उनकी सबसे प्रमुख और लंबे समय तक चलने वाली भूमिका प्रदान की जब 1961 में उन्होंने एनबीसी एबीसी श्रृंखला वैगन ट्रेन में दिवंगत वार्ड बॉन्ड की जगह ली, और 1961 और 1965 के बीच 150 से अधिक एपिसोड में ट्रेल मास्टर क्रिस हेल 11,147 की भूमिका निभाई। उनके सहकलाकार रॉबर्ट हॉर्टन, रॉबर्ट फुलर, डेनी स्कॉट मिलर, टेरी विल्सन, फ्रैंक मैकग्राथ और माइकल बर्न्स थे। इससे पहले 1959 में उन्होंने वैगन ट्रेन एपिसोड द एंड्रयू हिल स्टोरी में शीर्षक चरित्र निभाया था, और उत्सुकता से उन्हें इस एपिसोड में अस्थायी रूप से ट्रेल मास्टर बनाया गया था, जबकि ट्रेल मास्टर वार्ड बॉन्ड का चरित्र एक संक्षिप्त बीमारी से उबर रहा था। 1960 में मैकेंटायर ने शॉट लाइव एनबीसी वेस्टर्न ओवरलैंड ट्रेल के सीरीज फिनाले द मोस्ट डेंजरस जेंटलमैन में विलियम पामर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें विलियम बेंडिक्स और डग मैकक्लर ने अभिनय किया, जो द वर्जीनियन में उनके बाद के सहकलाकार थे। इसके अलावा 1960 में जॉन ने द ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड द चेजर में अभिनय किया, जहां उन्होंने औषधियों के एक रहस्यमय विक्रेता की भूमिका निभाई। मैकेंटायर ने वेस्टर्न टीवी सीरीज बोनांजा में 2 बार अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने 1961 के एपिसोड द ब्राइड में शेरिफ माइक लैटिमर की भूमिका निभाई, और उन्होंने 1966 के एपिसोड ओल्ड चार्ली में ओल्ड चार्ली कोनर्स का किरदार निभाया, जिसमें उनकी पत्नी जीनेट नोलन और उनके बेटे टिम ने एक युवा खलनायक की भूमिका निभाई। मैकेंटायर ने 1967 में एनबीसी के द वर्जीनियन में अभिनेता चार्ल्स बिगफोर्ड, जिन्होंने खुद ली जे. कॉब की जगह ली, जब बिगफोर्ड की मृत्यु हो गई। यह दूसरी बार था जब मैकेंटायर ने मुख्य अभिनेता की मृत्यु के बाद एक टेलीविजन श्रृंखला में प्रमुख व्यक्ति की जगह ली। पहली बार वैगन ट्रेन में वार्ड बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। मैकेंटायर ने क्ले ग्रिंगर की भूमिका निभाई। 1143 से 1144, जो 4 सीजन के लिए बिगफोर्ड के चरित्र का भाई था, जो वैगन ट्रेन पर अपने पहले के काम के आकार और दायरे के समान साप्ताहिक 90 मिनट की पश्चिमी श्रृंखला में एक प्रमुख आवर्ती प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने रूस्टर कॉकबर्न,
1975 में जज पार्कर की सहायक भूमिका निभाई, जो जॉन वेन और कैथरीन हेपबर्न अभिनीत ट्रू ग्रिट की अगली कड़ी थी, और 1977 की टेलीविजन मिनी सीरीज स्पेन में ओवेन कीटिंग के रूप में दिखाई दिए। उनकी अंतिम फिल्म भूमिका टर्नर एंड हूच 1989 में थी। 1979 से 1980 में मैकिन्टायर ने एनबीसी पर शिरले में एथन मैकहेनरी की भूमिका निभाई। 962 से 963 और 1981 में उन्होंने एबीसी नाटक द अमेरिकन ड्रीम में सैम व्हिटियर की भूमिका निभाई। 1960 से मैकिन्टायर अपनी पत्नी जीनेट नोलन के साथ दिखाई देने लगे। दोनों साइको में थे। उन्होंने एक शेरिफ की भूमिका निभाई और उन्होंने कुछ माँ की बातें बोली। वैगन ट्रेन एपिसोड द जेनेट हेल स्टोरी में मैकिन्टायर और नोलन ने पति पत्नी क्रिस और जेनेट हेल की भूमिका निभाई। द वर्जीनियन में भी उन्होंने पति पत्नी की भूमिका निभाई। वे दोनों द फ्यूजिटिव 1966 सीजन 3 एपिसोड 24 शीर्षक इलविंड में फिर से पति पत्नी के रूप में दिखाई दिए। खेत मजदूरों के रूप में फिर से अपने वास्तविक जीवन के बेटे टिम के साथ दिखाई दिए। इस जोड़े ने 1978 में द लव बोट S2E11 स्टोरी फोल्क्स फ्रॉम होम में ग्लोरिया और जॉर्ज हैंकॉक की भूमिका निभाई थी। 1979 के चार्लीज एंजल्स एपिसोड एंजल्स ऑन वेकेशन में वे क्रिस मोनरो के अंकल पॉल और आंटी लिडिया के रूप में एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने टीवी फिल्म गोलियत अवेट्स 1981 में एक अमेरिकी सीनेटर और उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। 1984 की कॉमिक स्पाई एडवेंचर क्लोक एंड डैगर में उन्होंने फिर से एक जोड़े की भूमिका निभाई। इस बार उन्होंने हानिरहित बुजुर्ग पर्यटकों के रूप में प्रस्तुत होने वाले भयावह जासूसों की भूमिका निभाई। उन्होंने नाइट कोर्ट के सीजन 2 एपिसोड डैन के माता-पिता में जॉन लेरोक्वेट के चरित्र डैन फील्डिंग, डैडी बॉब एलमोर और म्यूसेट एलमोर के माता-पिता की भूमिका भी निभाई। मैकिन्टायर और नोलन ने साथ में वॉयस एक्टर के तौर पर भी काम किया। 1969 में केसीईटी टेलीविजन पर नॉर्मन कॉर्विन के 1938 के रेडियो नाटक द प्लॉट टू ओवरथ्रो क्रिसमस की रीडिंग में मैकिन्टायर ने डेविल और नोलन ने लुक्रेजिया बोर्गिया की भूमिका निभाई थी। 1977 में वे डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म द रेस्क्यूस में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने बिल्ली रूफस और नोलन ने कस्तूरी चूहे एली मी की आवाज दी थी। 4 साल बाद इस जोड़े ने एक और डिज्नी फिल्म द फॉक्स एंड द हाउंड में काम किया, जिसमें मैकिन्टायर ने मिस्टर डिगर, एक बेजर और नोलन ने विडो ट्वीड की आवाज दी थी। 12 व्यक्तिगत जीवन बेटी होली मैकिन्टायर के साथ वैगन ट्रेन 1963। मैकिन्टायर ने 26 अगस्त 1935 को अभिनेत्री जीनेट नोलन से शादी की। 3 और इस जोड़े के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक अभिनेता टिम मैकिन्टायर थे। उनकी बेटी होली मैकिन्टायर भी एक अभिनेत्री थीं, जो वैगन ट्रेन के 2 एपिसोड में दिखाई दी और बाद में एक फोटोग्राफर बन गईं। मैकिन्टायर की मृत्यु 30 जनवरी 1991 को 83 वर्ष की आयु में पासाडेना के सेंट ल्यूक अस्पताल में वातस्फीति और फेफड़ों के कैंसर से हुई। 13 जॉन हेरिक मैकिन्टायर 27 जून 1907 30 जनवरी 1991 एक अमेरिकी चरित्र अभिनेता थे, एक जो 65 नाटकीय फिल्मों और कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए। मैकिन्टायर को नवंबर 1960 में बॉन्ड की अचानक मौत के बाद वार्ड बॉन्ड की जगह लेने के लिए जाना जाता है, जो एनबीसी की वैगन ट्रेन के स्टार थे। उन्होंने 1961 की शुरुआत से 1965 में श्रृंखला के अंत तक वैगन ट्रेन के नेता और बॉन्ड के चरित्र सेठ एडम्स के उत्तराधिकारी क्रिस्टोफर हेल की भूमिका निभाई। उन्होंने 1967 में बिगफोर्ड की मृत्यु के बाद 4 सीजन के लिए एनबीसी के द वर्जीनियन में खेत के मालिक क्ले ग्रिंगर, बिगफोर्ड के चरित्र के भाई के रूप में चार्ल्स बिगफोर्ड की जगह ली। 2 प्रारंभिक वर्षों जॉन मैकिन्टायर का जन्म स्पोकेन, वाशिंगटन में हुआ था। वे बायर्न जीन मैकिन्टायर और चेस्टाइन उरेट्टा हेरिक मैकिन्टायर के बेटे थे। 3 वे आयरिश वंश के थे। 4 वे मुख्य रूप से यूरेका, मोंटाना में खेत मालिकों के इर्द गिर्द पले बरे
3. एक ऐसा अनुभव जिसने बाद में दर्जनों फिल्मों और टेलीविजन वेस्टर्न में उनके प्रदर्शन को प्रेरित किया। 5. बाद में वे सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में रहने लगे। 3. मैकेंटायर ने पढ़ाई छोड़ने से पहले 2 साल तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 3. आजीविका। मैकेंटायर ने रेडियो पर टार्जन एंड द डायमंड ऑफ एशर में अभिनय करना शुरू किया और रेडियो कार्यक्रमों में उनके काम के माध्यम से उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी जीनेट नोलन से हुई। 6. मैकेंटायर ने लॉस एंजल्स रेडियो स्टेशन के द एडवेंचर्स ऑफ बिल लांस 7 के निर्माण में शीर्षक भूमिका निभाई और सीबीएस रेडियो नाटक क्राइम डॉक्टर में शीर्षक भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता थे। 7. 86 उन्होंने आई लव ए मिस्ट्री 7 160 में जैक पैकार्ड की भूमिका निभाई और द लाइनअप के रेडियो संस्करण में पीटर कार्टर की भूमिका निभाई। 7 201 से 202 उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत से सस्पेंस के कई एपिसोड में काम किया। 8 वे रेडियो कार्यक्रमों लिंकन हाईवे 7 201 3 उन्हें सीबीएस पर गनस्मोक के रेडियो संस्करण के एक एपिसोड में मिस किट्टी के अलग हुए पिता की भूमिका निभाते हुए सुना जा सकता है। 9 वह एक चरित्र अभिनेता के रूप में एक लंबे फिल्म और टेलीविजन करियर की शुरुआत करने से पहले थिएटर में सक्रिय थे। 1947 में जब उन्होंने द हकस्टर्स फिल्म में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की तब उनकी उम्र 40 साल थी, लेकिन इसके बाद भी वह फिल्मों में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने अक्सर पुलिस के किरदार, डॉक्टर, जज, सन की अकेले व्यक्ति या अन्य पश्चिमी किरदार निभाए। मैकिंटायर और जेम्स स्टीवर्ट द फार कंट्री 1955 में उनकी कुछ सबसे यादगार भूमिकाएं पश्चिमी फिल्मों में थीं, जैसे जेम्स स्टीवर्ट के साथ द फार कंट्री 1955 और हेनरी फोंडा के साथ द टिन स्टार 1957। एम्बुश 1950 में उन्होंने रॉबर्ट टेलर के साथ कैवेलरी स्काउट की भूमिका निभाते हुए आश्चर्यजनक घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन किया और उसी वर्ष एंथनी मान की विंचेस्टर 73 में एक चतुर कार्ड शार्प और बंदूक डीलर की भूमिका निभाई। उन्होंने सीन ऑफ द क्राइम 1949 में एक वृद्ध जासूस की उत्कृष्ट सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभाई। द एस्फाल्ट जंगल 1950 में एक पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई। 1960 की हिचकॉक थ्रिलर साइको में एक शेरिफ और बर्ट लैंकेस्टर अभिनीत 1960 की ड्रामा एल्मर गैंट्री में एक रेवरेंड की भूमिका निभाई, लेकिन हालांकि उन्होंने तकनीकी रूप से एक सहायक भूमिका निभाई। मैकेंटायर को शीर्ष बिलिंग मिली और उन्हें वास्तविक जीवन के सुधार राजनेता अल्बर्ट पैटरसन के चित्रण के लिए सबसे अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिनकी हत्या तथ्य आधारित अपराध फिल्म द फेनिक्स सिटी स्टोरी 1955 में स्थानीय गैंगस्टरों द्वारा की गई थी। 1950 के दशक के मध्य में मैकेंटायर टेलीविजन में चले गए, एंथोलॉजी सीरीज, सिटकॉम और ड्रामा में दिखाई दिए। उन्होंने जॉर्ज मोंटगोमरी और जॉन स्मिथ के साथ एनबीसी की एक सीजन की वेस्टर्न सीरीज सिमरॉन सिटी के चाइनीज इन्वेजन एपिसोड में जडसन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 10 1962 वैगन ट्रेन घड़ी की दिशा में मैकिंटायर, टेरी विल्सन, फ्रैंक मैकग्राथ और स्कॉट मिलर के साथ। वैगन ट्रेन के अतिथि कलाकार डैन दुरिया और जेन वाइमन के साथ 1962। मैकिंटायर ने एबीसी के नेकेड सिटी में एक नियमित भूमिका हासिल की। 11 740 इससे पहले कि उनके चरित्र को मार दिया गया एपिसोड में द बम्पर उनके अपने सुझाव पर किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि न्यूयॉर्क आधारित फिल्मांकन उनके लिए पसंद नहीं था, क्योंकि वे तब पश्चिमी तट पर रहते थे और उन्होंने शो से रिहा होने के लिए कहा। मैकेंटायर को जनवरी से मई 1961 तक एनबीसी अमेरिकी गृहयुद्ध नाटक द अमेरिकन्स में पा कैनफील्ड की सहायक भूमिका में लिया गया था। 11:39 वह द अनटचेबल्स एपिसोड में एक जिद्दी खोजी रेडियो पत्रकार लॉरेन हॉल, शो के कथाकार वाल्टर विंचेल से भिन्न नहीं, की भूमिका निभाते हुए अतिथि कलाकार थे। ए सीट ऑन द फेंस, द रैम्पर्ट्स वी वॉच 1940 कथावाचक के रूप में, बैप्टिज्म ऑफ फायर फुटेज, बिना श्रेय, द हकस्टर्स
1947, रेडियो उद्घोषक के रूप में, बिना श्रेय। नॉर्थ साइड 777, 1948, को सैम फैक्सन के नाम से। ब्लैक बार्ट, 1948, क्लार्क के रूप में। रिवर लेडी, 1948, एच.एल. मॉरिसन के रूप में। द स्ट्रीट विथ नो नेम, 1948, साई गॉर्डन के रूप में। एन एक्ट ऑफ मर्डर, 1948, जज ओगडेन के रूप में। कमांड डिसीजन, 1948, मेजर बेल्डिंग डेविस। डाउन टू द सी इन शिप्स, 1949, थैच के रूप में। रेड कैनियन, 1949, फ्लोयड कॉर्ट के रूप में। सीन ऑफ द क्राइम, 1949, जासूस फ्रेड पाइपर के रूप में। टॉप ओ द मॉर्निंग, 1949, इंस्पेक्टर फॉलन के रूप में। जॉनी स्टूल पिजन, 1949, निक एवरी के रूप में। एम्बुश, 1950, फ्रैंक होली के रूप में। फ्रांसिस, द टॉकिंग म्यूल, 1950, जनरल स्टीवंस के रूप में। नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, 1950, डॉ. राल्फ फ्रेने के रूप में। शैडो ऑन द वॉल, 1950, पाइक लुडवेल के रूप में। द एसफाल्ट जंगल, 1950, पुलिस कमिश्नर हार्डी। विंचेस्टर 73, 1950, जो लेमोंट के रूप में। सैडल ट्रैम्प, 1950, जेस हिगिंस के रूप में। वॉक सॉफ्टली, स्ट्रेंजर, 1950, मॉर्गन के रूप में। आप अब नौसेना में है, 1951, कमांडर W.R. रेनॉल्ड्स के रूप में। दैट्स माई बॉय, 1951, डॉ. बेंजामिन ग्रीन के रूप में। द रेजिंग टाइड, 1951, कॉर्की मुलिन्स के रूप में। वेस्टवर्ड द वुमेन, 1951, रॉय ईव हिटमैन के रूप में। ग्लोरी एली, 1952, गेब जॉर्डन के रूप में। द वर्ल्ड इन हिज आर्म्स, 1952, डेकोन ग्रेटहाउस के रूप में। सैली और सेंट एनी, 1952, एल्डरमैन परसिवल जेवियर गोल्डटूथ मैकार्थी के रूप में। होराइजन्स वेस्ट, 1952, इरा हैमंड के रूप में। द लॉलेस ब्रीड, 1953, जे.जी. हार्डिन बटा जॉन क्लेमेंट्स। द मिसिसिपी गैम्बलर, 1953, कैंसस जॉन पोली के रूप में। द प्रेसिडेंट्स लेडी, 1953, जॉन ओवरटन के रूप में। ए लायन इज इन द स्ट्रीट्स, 1953, जेब ब्राउन के रूप में। वॉर एरो, 1953, कर्नल जैक्सन मीड के रूप में। अपाचे, 1954, अल सीबर के रूप में। द फार कंट्री, 1954, जज गैनन के रूप में। फॉर गन्स टू द बॉर्डर, 1954, डच। द येलो माउंटेन, 1954, बैनन के रूप में। स्ट्रेंजर ऑन हॉर्सबैक, 1955, जोशिया बैनरमैन के रूप में। द फीनिक्स सिटी स्टोरी, 1955, अल्बर्ट एल. पैटरसन द्वारा। द केंटुकियन, 1955, जैक वेकफील्ड के रूप में। द स्कारलेट कोट, 1955, जनरल रॉबर्ट होवे के रूप में। टू हेल एंड बैक, 1955, कथावाचक के रूप में, बिना श्रेय। द स्पॉयलर्स, 1955, डेक्सट्री के रूप में। वर्ल्ड इन माई कॉर्नर, 1956, डेव बर्नस्टीन के रूप में। बैकलैश, 1956, जिम बोनीवेल के रूप में। आईव लिव्ड बिफोर, 1956, डॉ. थॉमस ब्रायंट के रूप में। अवे ऑल बोट्स, 1956, ओल्ड मैन के रूप में बटा फिल्म इंट्रो वॉइस ओवर। द टिन स्टार, 1957, डॉ. जोसेफ जेफरसन डॉक मैककॉर्ड के रूप में। द मार्क ऑफ द हॉक, 1957, ब्रूस क्रेग के रूप में। अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स, 1958, सीजन 3 एपिसोड 16, सिल्विया, जॉन लीड्स के रूप में। सिंग, बॉय, सिंग, 1958, रेवरेंड फार्ले वॉकर के रूप में।
तो दोस्तों ये अपकमिंग मूवी एक एक्शन कॉमेडी मूवी रहने वाली है, जो कि एक तरह से अब प्रोडक्शन में शूट की जाएगी और कास्टिंग इसकी डिसाइड कर ली गई है, जो कि मैंने आपको बता भी दी है। बाकी वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।